ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने जितने भी लेक्चर्स अब तक लगे हैं वो देख लिए होंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में कर क्या रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, प्लस हमने साथ में डिस्कस किया था टीवीपी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। हमने इनकी पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी का जो सीक्वेंस है ऊपर आपको दिख नहीं रहा, ओके नीचे लिख देती हूँ थोड़ा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि टेट्राहेड्रल में कैसे जो है पांचों डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रही हैं। सॉरी, टेट्राहेड्रल नहीं, हमने स्क्वायर प्लेनर डिस्कस किया था, स्क्वायर प्लेनर, जिसमें हमने कहा था कि स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है। पांचों डी ऑर्बिटल जो ऑक्टाहेड्रल की पहले स्प्लिटिंग होती है, फिर दोनों जो जेड ऑर्बिटल है वो क्या है एक दूसरे से दूर मूव करने लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हो जाती है। और कैसे डिस्टॉर्शन? टेट्रागोनल इलोंगेशन होती है, जिससे क्या है जो डी ऑर्बिटल के हमारे एक मैं बना के दिखा देती हूँ आपको कैसे किया था हमने। ये पांच मेरे डी ऑर्बिटल थे। सबसे पहले नॉर्मल जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है हमने वो दिखाई। नीचे गए मेरे तीन ऑर्बिटल और ऊपर गया दो ऑर्बिटल का सेट। नीचे कौन से थे? dxy, dyz एंड dzx, एंड ऊपर कौन से थे हमारे? dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो हमने कहा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। मान लो ये कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों ये लिगेंड और ये वाला लिगेंड रिमूव कर दूं तो मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? स्क्वायर प्लेनर ना। तो सेम वही बात है यहाँ पर कि क्या है ऑक्टाहेड्रल के थ्रू ही हम कहाँ जाते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले जो दोनों डी और दोनों जो हमारे जो ये वाले ट्रांस लिगेंड है ये क्या करने लग जाते हैं? एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं मेटल एटम के सेंटर से। जैसे ही ये दूर जाना लगेंगे, ये जो बॉन्ड है हमारा ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इलोंगेशन हो जाएगा। और इलोंगेटेड होने की वजह से क्या हो जाएगा? इस मेटल और यहाँ जो लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा उसके बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगी। और इंटरेक्शन कम होने की वजह से जो हमारा ये जेड ऑर्बिटल है जो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, उसकी जो है जो इंटरेक्शन की उसकी जो रिपल्शन है उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा? जैसे ये दोनों ऑर्बिटल हमारे दोनों ही जो लिगेंड है जो मूव दूर करना स्टार्ट करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो जेड वाला जो ऑर्बिटल और यहाँ पर जो जेड कंपोनेंट कंटेन कर रहे हैं दैट इज dyz एंड dzx, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, क्योंकि मेटल के साथ इनकी इंटरेक्शन क्या हो रही है? सॉरी, मेटल की जो इंटरेक्शन है, लिगेंड की जो इंटरेक्शन है इन ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो लिगेंड यहाँ था हमारा इस पोजीशन पे था जेड एक्सिस की, वो धीरे धीरे मेटल से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग कैसे होगी? ये फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा dz स्क्वायर। ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। dx स्क्वायर y स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा हमारा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो दो कंपोनेंट हमारे dyz और dzx जो दो ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे और dxy हायर एनर्जी पर आ जाएगा। अभी तो ये कब सिचुएशन बनी थी? इसको बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या फिर टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। ये सिचुएशन कब बनी थी? जब ये जो दोनों जो लिगेंड है मेरे, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है? दूर जाना शुरू हुआ था। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये जो दोनों जो लिगेंड है वो इतनी दूर हो जाएंगे हमारे मेटल एटम से कि हमें ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिखने लग जाएगा? स्क्वायर प्लेनर ही दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये वाली जो रिपल्शन है ये बहुत मिनिमम हो जाएंगी। मेटल और लिगेंड के बीच में ये वाली जो इंटरेक्शन है ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएंगी। और नेग्लिजिबल होने की वजह से अब ये जो dz स्क्वायर है इसकी एनर्जी कितनी लो चली जाएगी कि इसकी एनर्जी dxy से भी क्या चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। जब क्या होगी? हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? dz स्क्वायर क्या है हमारा? dxy से भी क्या चला जाएगा? नीचे एनर्जी में चला जाएगा। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये और भी लोअर एनर्जी पर चला जाएगा, क्योंकि z के साथ इंटरेक्शन अब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो चुकी है। और ये वाला ऑर्बिटल क्या है? और इंटरेक्शन हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड दूर जाएंगे, इन लिगेंड्स के बीच में जो है अट्रैक्शन है वो ज्यादा शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इस एनर्जी का एक्साइटेशन क्या हो जाएगा?
और भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये था हमारा ऑक्टाहेड्रल का, ये था हमारा टेट्रागोनल का, इलोंगेशन का, और इस केस में ये क्या था हमारा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का एनर्जी का सीक्वेंस डी ऑर्बिटल का। तो ये लास्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की। किसका यूज करके करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करके। ओके, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हमारी सीएफटी का क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है दो तरह के होते हैं, दो मेन हम पढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और एक पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो कौन सा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने में सीएफटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है। कैसे प्ले किया है? हमें पता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस केस में हमारा सब्सटेंस क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अब सीएफटी के अकॉर्डिंग कौन पैरामैग्नेटिक होगा कॉम्प्लेक्स हमारा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, हमें पता है कि अगर मान लो कि जो हमारी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है वो स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है। स्प्लिटिंग एनर्जी समझते हो ना, क्या है हमारी ये वाली जो दो ऑर्बिटल हमारे स्प्लिट हुए हैं इसके बीच का ये जो एनर्जी होती है इसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर पेयरिंग एनर्जी हमारी क्या है? ज्यादा है किस चीज से? हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो इस केस में क्या होगा? हमारा जो है कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं हमारे वो जनरली क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं और दूसरा नाम इनको बोल देते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से, तो कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ से चीज ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किसी क्रिस्टल फील्ड से। ये क्या है हमारा मतलब? ये डिस्टेंस कम हो गया ना। अगर ये डिस्टेंस कम है तो क्या है? मान लो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन 2 वे से जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है कम है, अब आप एक घर से दूसरे घर आपको जाना है, ठीक है, अगर वो जो दूसरा घर है वो आपके घर के बिल्कुल 2 या 3 घर छोड़ के है तो आपके लिए जाना ईजी होगा। लेकिन वही घर अगर आपका 1 या 2 गली बाद है तो आप जाने में एक बार सोचोगे जरूर। ठीक है, तो सेम यही बात है कि ये डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाने के बारे में सोचता नहीं है, और अगर सोचेगा नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा? ऊपर चला जाएगा। इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? फॉर्म होगा, जिसको हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और जनरली जितने भी वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं? पैरामैग्नेटिक। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है स्प्लिटिंग एनर्जी से, मतलब अब यहाँ क्या हो गया? ये स्प्लिटिंग डिस्टेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब पहले इतना था तो अब इतना हो गया। ठीक है, अब ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बारे में 100 बार सोचेगा। 100 बार सोचेगा तो इसका मतलब क्या है? वो नीचे ही क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। तो जब भी पेयरिंग डेल नॉट की वैल्यू क्या है? ज्यादा हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से, या फिर मैं बोलूं पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी का मतलब पेयर इजीली से हो सकता है। ठीक है, कोई काम ऐसा है जिसको खर्च करने में हमें कम पैसे लगे, 5 रुपए 10 रुपए, वो हम इजीली कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि पेयरिंग एनर्जी कम है डेल नॉट से, तो दैट मीन्स क्या है? यहाँ पर हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? फॉर्म होंगे, या फिर इनको दूसरे नेम से क्या बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। और जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में जनरली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायमैग्नेटिक नेचर होता है। तो पहले इस चीज को समझिए, फिर आगे के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
हम कैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब CFT ने कैसे एक्सप्लेन किया सीएफ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बिहेवियर को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। CFT ने जो जियोमेट्री निकाली ना, कैसी जियोमेट्री है किसी कॉम्प्लेक्स की, भाई टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है क्या, प्लस उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं बोलूं कैसी जो है स्प्लिटिंग है ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इन सभी फैक्टर्स पे क्या करेगी हमारी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। और स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल हो रहा है या टेट्राहेड्रल हो रहा है, इसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करती है हमारी जियोमेट्री, हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये सभी फैक्टर्स को डिसाइड करके क्या बनते हैं, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हम ले लेते हैं हमारा कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं दो, ठीक है। एक मैंने ले लिया कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, और सेकंड मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया कोबाल्ट का ही, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, ठीक है। ये दो मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स निकाले, वो दे दिया आपको, और मैंने पूछ लिया बताओ इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, आप कैसे बताओगे। सबसे पहले चेक करोगे कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 0 होता है, तो ये है कि हमारा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, और ये भी क्या है 6 में से 3 का, ये भी क्या है मेरा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों की ऑक्सीडेशन क्या है, स्टेट क्या है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव ही है। अब यहाँ पर निकालो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे हमारे, कितने बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये हमारे आगे D6 क्या होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, कोबाल्ट का क्या होता है, आयरन के बाद कोबाल्ट, ठीक है। साथ टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 में से 3 क्या कितने रह गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन ना रह गए, तो टोटल क्या आ गए हमारे, कितनी कॉन्फ़िगरेशन आ गई यहाँ पर, D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। अब 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल के केस में 5 छोटी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है हमारी, हमें अच्छे से आती है। इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल तो नीचे जाते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं। नीचे कौन कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, और ऊपर क्या होता है हमारा DX2, Y2 एंड DZ2, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम 6 है, तो मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, ऑक्टाहेड्रल। तो स्प्लिटिंग कर दो, नीचे 3 और ऊपर 2। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक, इसके अंदर जो लिगेंड है वो NH3 है, और इसके अंदर जो लिगेंड है वो क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ, जो फ्लोरीन है ना, ये होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना, वीक फील्ड लिगेंड जनरली कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के केस में क्या है, हमारी ये जो डेल नोट की वैल्यू है ये क्या है, छोटी है, ठीक है। छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे ही 3 इसमें भरेंगे तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। लेकिन जो अमोनिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर ये जो डिस्टेंस होता है डेल नोट का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में जाने की बजाय कहाँ हम पेयरिंग करना प्रेफर करते हैं, नीचे पेयरिंग करना प्रेफर करते हैं। तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें भी 6 भरने हैं। अब इसके इसमें हम कैसे भरेंगे, 1 2 3, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, इन्हीं के साथ जाएंगे। अब इसके इसमें कैसे भरेंगे, 1 2 3। अब ये क्या है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 4 5 एंड 6। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। तो मतलब ये सब्सटेंस हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करें कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो मतलब ये सब्सटेंस हमारा क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक है।
अब थे दोनों ही कोबाल्टिक कॉम्प्लेक्स, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 थी, ठीक है, और दोनों में ही क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन हमें डी फिल करने हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया कि एक तो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है और एक क्या है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको 2-3 कॉम्प्लेक्स है, 2-3 आयन दे देगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देगा मान लो ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड, ठीक है। टेट्राहेड्रल के केस में तो कोई वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता ही नहीं है, वहां सब क्या होते हैं हमारे हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होते हैं, तो वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। या तो ऐसे दे देगा एग्जाम में क्वेश्चन, या फिर कैसे देगा वो एग्जाम में क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दे देगा 2, बताओ इसमें से कौन सा पैरा है कौन सा डाया है, और रीजन पूछ लेगा क्या, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नहीं, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर हमें देखना है कौन सा यहाँ पर भी लिगेंड है, वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमें पता कैसे चलेगा ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो आगे जब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके रिवीजन उसको याद करके हमें पता लगेगा कि ये लिगेंड जो है कम स्प्लिटिंग करवाता है और ये लिगेंड क्या है ज्यादा क्या करवाता है, स्प्लिटिंग करवाता है, और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक रहा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला। कल हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर मैं CFSE निकालने को बोलूँ, चलो CFSE आप मुझे इसकी आज कैलकुलेट करके मुझे पर्सनल जो है इनबॉक्स में मैसेज करेंगे कि इसकी CFSE इन दोनों की क्या क्या होगी। तब तक के लिए थैंक यू, अपने घरों में सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।